नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। हमारे खास कार्यक्रम कैबिनेट एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको उन महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी देंगे जो देश के अलग अलग राज्यों की कैबिनेट बैठकों में लिए गए हैं। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की कैबिनेट बैठक की। इन बैठकों में किन योजनाओं को मंजूरी मिली, किन मुद्दों पर चर्चा हुई और इन फैसलों से आम जनता को कैसे लाभ होगा। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश के समग्र विकास, स्वास्थ्य, नीतिगत विषयों और प्रशासनिक फैसलों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद संबंधित फैसलों और चर्चा में आए मुद्दों की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि धार में पीएम मित्र पार्क स्थापित किया जाएगा। इससे प्रदेश के करीब 3 लाख युवाओं को नौकरी मिलने के रास्ते खुलेंगे। उन्होंने कहा कि पर्यटन अपने आप में बड़ी इंडस्ट्रीज है और पर्यटन को आगे बढ़ाने के क्षेत्र में सरकार लगातार काम कर रही है। इसके लिए एमओयू भी साइन हुए हैं। कैबिनेट में पास हुए प्रस्तावों पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मोहन कैबिनेट में पास हुए प्रस्ताव। नल जल योजना के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता। इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को मंजूरी। नर्मदापुरम टिमरनी 2 लेन रोड परियोजना मंजूर। उज्जैन में नया रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण। धार में पीएम मित्र पार्क की स्थापना। निवेश आकर्षण के लिए नई नीतियों की मंजूरी। मोहन कैबिनेट में जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश में अब तक 20,765 करोड़ रुपए की लागत की 27,990 एकल ग्राम नल जल योजना और 60,786 करोड़ रुपए की लागत की 148 समूह जल प्रदाय योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृति 27,990 योजनाओं में से 15,947 ग्रामों की योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं और 12,043 योजनाओं के कार्य विभिन्न चरणों में प्रगति पर हैं। अभी तक कुल 8,358 योजनाओं के पुनरीक्षण की आवश्यकता हुई है। पुनरीक्षण कार्रवाई के अंतर्गत 7 लाख ग्रामीण परिवारों को क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए समस्त परिक्षेत्र के जिलों की प्रस्तुत 8,358 पुनरीक्षण परियोजनाओं के विस्तृत परीक्षण के उपरांत कुल पुनरीक्षण लागत 9,026 करोड़ 97 लाख की स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई है। इन योजनाओं की मूल स्वीकृति लागत 6,213 करोड़ 76 लाख रुपए है। आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि हर घर के अंदर शुद्ध जल पहुँचे, नल जल योजना। क्योंकि WHO का एक रिपोर्ट के अंदर ज़्यादा जो हमारे यहाँ बीमारियाँ होती है, विशेषकर एशिया के अंदर, वह वाटर के द्वारा होती है, गंदे पानी से होती है। और इसलिए शहर स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे, भारत स्वच्छ रहे और स्वस्थ रहे, ये प्रधानमंत्री जी का सपना है। और इसीलिए नल जल योजना जो प्रधानमंत्री जी के बहुत ही उनके प्रिय योजना है और उसमें मध्य प्रदेश ने काफ़ी अच्छा काम किया है। जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन के हमने वापस अभी एक बार पुनरीक्षित करने के बाद ऐसा लगा कि अभी योजना हमारी अधूरी है और उसमें और पैसों की आवश्यकता है। अब चूँकि केंद्र सरकार ने अपना बजट बता दिया था पहले, पर अब जो भी लागत आने वाली वो मध्य प्रदेश सरकार अपने बजट से देगी। और इस प्रकार मिशन में अब तक लगभग 20,765 करोड़ की लागत की 27,990 एकल ग्राम नल जल योजनाएं, राशि लगभग 60,786 करोड़ लागत की 148 समूह जल प्रदान योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृति 27,990 योजनाओं में से 15,947 ग्रामों की योजनाएं पूर्ण हो चुकी है। मैं इसको फिर से रिपीट करता हूँ। स्वीकृत हुई थी वो 27,990 योजनाएं, उसमें से 15,947 ग्रामों की योजनाएं पूर्ण हो चुकी है एवं 12,043 योजनाओं में से योजनाओं के कार्य विभिन्न चरणों में अभी प्रस्तावित है।
विभिन्न कारणों में अभी तक कुल 8,358 योजनाओं के फिर से पुनरीक्षण की आवश्यकता हुई। यदि पुनरीक्षण की कार्रवाई नहीं की जाती तो 7 लाख ग्रामीण परिवार क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन से वंचित रह जाते हैं। प्रत्येक घर में नल पहुँचे, ये प्रधानमंत्री जी के सपने को पूरा करने के लिए हमने बार बार इस योजनाओं को मुख्यमंत्री जी स्वयं इसका पुनरीक्षण करते हैं और हमें लगा कि इसमें राज्य सरकार के एक बड़े बजट की आवश्यकता है और इसीलिए आज इसको कैबिनेट में लाया गया है। समस्त परिक्षेत्र में कुल 8,358 पुनरीक्षित परियोजनाओं के स्थायी वित्त समिति की बैठकों में विस्तृत परीक्षण के उपरांत कुल लागत 9,026.97 करोड़ की स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई है। इन योजनाओं की मूल स्वीकृति लागत 6,212.76 करोड़ है। इस प्रकार कुल 2,813.21 करोड़ हैं, जो लगभग 13.55% है। योजनाओं की लागत में रुपये 2,813.21 करोड़ की केंद्रांश से समानुपातिक राशि प्राप्त नहीं होगी, इसलिए लागत वृद्धि की संपूर्ण राशि राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाना है और इसीलिए मंत्रिमंडल में आया है, क्योंकि केंद्र सरकार ने कह दिया कि जो उनका अंश केंद्रांश है वो हम नहीं देंगे और इसीलिए राज्य सरकार इसको वहन करेगी। हमारा उद्देश्य बहुत क्लियर है कि हमें हर गांव के अंदर शुद्ध पानी पहुंचाना है और इसीलिए इतना बड़ा आज प्रस्ताव हम कैबिनेट में लाए हैं। कुल मिलाकर ये 80,000 करोड़ की योजना है। मंत्रिपरिषद द्वारा इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस कंट्रोल मार्ग लंबाई 48.10 किलोमीटर का 4 लेन मय पेवर्ड शोल्डर एवं दोनों ओर लैंड सर्विस रोड सहित हाइब्रिड एन्युटी मॉडल HAM योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य के लिए भू अर्जन सहित कुल राशि 2,935 करोड़ 15 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। पूर्व में जारी लोक निर्माण विभाग को प्रदान की गई प्रशासकीय स्वीकृति को निरस्त करते हुए परियोजना को हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर किए जाने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। परियोजना के अंतर्गत 34 अंडरपास, 2 फ्लाईओवर, 1 ROB, 7 मध्यम पुल एवं 2 वृहद जंक्शन का निर्माण सहित सभी जंक्शन का सुधार, सड़क सुरक्षा उपाय, रोड मार्किंग कार्य किए जाएंगे। मार्ग के निर्माण एवं संधारण के लिए कंसेशन अवधि 17 वर्ष रहेगी। मंत्रिपरिषद द्वारा आगामी सिंहस्थ 2028 के मद्देनजर उज्जैन शहर में हारी फाटक रेलवे क्रॉसिंग पर 4 लेन और हारी फाटक चौराहे से नीलकंठ द्वार तक 980 मीटर लंबाई के नवीन रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण के लिए 371 करोड़ 11 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति सिंहस्थ मध्य अंतर्गत प्रदान की गई है। एक और लोक निर्माण विभाग का बड़ा महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। ये भी इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड रोड, इसमें 4 लेन रोड है, साथ में पेवर शोल्डर है और साथ में सर्विस लेन भी है। तो यह पहले विभाग बनाने वाला था इस रोड को, पर चूंकि वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की मांग थी कि यहाँ सर्विस लेन भी बनाई जाए, तो इसकी लागत बढ़ रही थी, इसलिए इसको हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, जिसमें BOT भी होता है और EPC भी होता है, तो EPC और BOT दोनों मिलाकर इसको हाइब्रिड एन्युटी मॉडल कहते हैं, इसको। और इसकी लागत लगभग अब हो गई है 2,935.15 करोड़। इसमें अंडरपास भी हैं, फ्लाईओवर भी हैं, छोटे छोटे मध्यम श्रेणी के पुल भी हैं, जंक्शन भी हैं। इन सब को ध्यान में रखते हुए लागत थोड़ी सी बड़ी है। इस मार्ग को हम कोशिश कर रहे हैं कि हम 17 महीने में पूरा कर दें और इसके संसाधन और कंसेशन की जो समय सीमा है वो लगभग 17 वर्ष होगी।
इसमें भी वित्त विभाग की सहमति आ गई है और ये महत्वपूर्ण रोड है क्योंकि ऑलरेडी इंदौर उज्जैन रोड है पहले से, उसको 4 लेन से 6 लेन हमने किया है। ये एक एक्स्ट्रा रोड बनाई जा रही है। मंत्रिपरिषद द्वारा नर्मदापुरम टिमानी मार्ग कुल लंबाई 72.18 किलोमीटर के 2 लेन माई पेवर्ड शोल्डर निर्माण के लिए हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना के अंतर्गत भू अर्जन सहित राशि 972 करोड़ 16 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। परियोजना के अंतर्गत 2 अंडरपास, 4 बड़े पुल, 37 मध्यम पुल, 14 वृहद जंक्शन एवं 52 मध्यम निर्माण कार्य किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त जंक्शन सुधार, सुरक्षा उपाय, रोड मार्किंग और रोड फर्नीचर का कार्य भी किया जाएगा। ग्वालियर पर्यटन कॉन्क्लेव हुई पिछले दिनों 30 तारीख को। कॉन्क्लेव में लगभग 3,200 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव हमें मिले हैं। 7 भूमियों के लिए 6 निवेशकों को लेटर ऑफ अलॉटमेंट प्रदान किया गया। सीधे तौर पर 7 करोड़ से अधिक का निवेश और बड़ी संख्या में रोजगार सृजन होगा। आप जानते हैं कि पर्यटन अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इसमें देश के बड़े इन्वेस्टर जो पर्यटन के क्षेत्र में काम करते हैं उन लोगों का आना, रुचि लेना और तत्काल इस कॉन्क्लेव में ऑफर को स्वीकार करते हुए एमओयू करना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। श्री सचिन गुप्ता सर्विस लैंड एंड डेवलपमेंट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड हैं, उन्होंने 1000 करोड़ का एमओयू किया है। श्री मुकेश अग्रवाल जी और बाबूलाल जैन श्रुति इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड 500 करोड़ का किया है इन्होंने। श्री विकास अहलुवालिया जॉन बाय द पार्क 500 करोड़ का। श्री काहा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड इनका 250 करोड़ का। और ऐसे ही लगभग 20 से अधिक निवेशकों के प्रस्ताव मिले हैं जिसकी राशि कुल 3,200 करोड़ से अधिक रही है। यह कॉन्क्लेव 11 से 13 अक्टूबर तक आयोजन होने वाली मध्य प्रदेश ट्रेवल मार्ट की एक तैयारी का हिस्सा है। मार्ग निर्माण और संधारण की कंसेशन अवधि 17 वर्ष रहेगी। ग्वालियर में पर्यटन कॉन्क्लेव का सफल आयोजन हुआ। इस कॉन्क्लेव में 3,500 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव पास हुए। इस अवसर पर 7 निवेशकों को LOA जारी किए गए हैं। यह आयोजन आगामी अक्टूबर में होने वाले ट्रेवल मार्ट का हिस्सा है। मध्य प्रदेश के धार जिले में बन रहे PM मित्र पार्क के संबंध में 3 सितंबर को दिल्ली में रोड शो का आयोजन किया जाएगा जिसमें देश विदेश के उद्योगपति सहभागिता करेंगे। इस अवसर पर भू आवंटन की प्रक्रिया भी प्रारंभ की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विक्रमादित्य वैदिक घड़ी और मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया है। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी अब मोबाइल ऐप के माध्यम से भी उपलब्ध है। इसे डाउनलोड कर आप अपने फ़ोन पर उपयोगी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सभी जानते हैं कल ही विक्रमादित्य वैदिक घड़ी और मोबाइल ऐप का लोकार्पण हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने किया है। एक समय था जब कालगणना का सेंटर उज्जैन हुआ करता था और 1000 साल के गुलामी के कालखंड में कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि कालगणना का केंद्र अब बदल गया। हमारा प्रयास होगा क्योंकि हमारा जो कालगणना हमारी है वह बिल्कुल एक तरीके से वैज्ञानिक है और उसमें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का भी परिवर्तन नहीं आता है। ये हमारी कालगणना की विशेषता है। तो उसका कारण है कि हमारे यहाँ सूर्य और 9 ग्रह जितने भी हैं उनके संचालन के हिसाब से कालगणना होती है और वो उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़बरदस्त है। तो अब हम वापस फिर से विक्रमादित्य की वैदिक घड़ी को पहले हम अपने देश में उसको लाएंगे। उसका मोबाइल ऐप भी बन गया, आप लोग भी उस ऐप को डाउन कर सकते हैं और वर्तमान समय को और वैदिक समय के बीच में आप अंतर भी महसूस कर सकेंगे। उसमें हमारा पुराना कैलेंडर, पुराने वार, पुराने उपास ये सब रहेंगे। तो एक बहुत बड़ा एक तरीके से इसमें रिसर्च हुआ है और एक बहुत बड़ी सौगात हम देश और दुनिया को देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीनगर के डल झील में आयोजित वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल और शहडोल के फुटबॉल खिलाड़ियों की उपलब्धियों की सराहना की है। चयनित खिलाड़ियों को अब उच्च प्रशिक्षण के लिए जर्मनी भेजा जाएगा। मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने प्राप्त किए थे
उसका उल्लेख मन की बात में भी प्रधानमंत्री जी ने किया और अपने एक इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा है। उसके साथ ही मध्य प्रदेश के साथ साथ उन्होंने शहडोल, जो एक छोटा सा जिला है, नया जिला हमारा, वहाँ के फुटबॉल खिलाड़ियों की भी उन्होंने एक पॉडकास्ट में, जो कि लेक्स फ्रीडमैन के द्वारा लिया गया था, उसमें उन्होंने मध्य प्रदेश के शहर फुटबॉल शहडोल की तारीफ की है। और उस पॉडकास्ट को देखा जर्मन के खिलाड़ी फुटबॉल कोच डिडमार बायर्सडाफर्स ने। उन्होंने कहा कि यदि ऐसी बात है, मध्य प्रदेश में शहडोल एक ब्राज़ील की तरह उभर रहा फुटबॉल के, तो हम भी वहाँ के खिलाड़ियों को कोच करना चाहेंगे। भारत सरकार और कोच मिस्टर डिडमार बायर्स के बीच में चर्चा चल रही है। हम शहडोल के खिलाड़ियों को वहाँ भेजने की तैयारी कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मध्य प्रदेश के लिए, और मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों का इससे मनोबल भी बढ़ेगा। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। सबसे अहम फैसला आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती का लिया गया। अब सरकार ऐसे कर्मचारियों की 3 साल के लिए भर्ती करेगी। इसके अलावा कर्मियों को आरक्षण और मैटरनिटी लीव की सुविधा भी मिलेगी। 16 में से 15 प्रस्तावों पर मंत्रिपरिषद की सहमति बनी है। लखनऊ कानपुर में 20 रूटों पर ई बसें चलेंगी। एक बस की कीमत 10 करोड़ होगी। इसका किराया सरकार तय करेगी। चारबाग से बाराबंकी, बालागंज से मोहनलालगंज जैसे रूटों पर ये बस चलेंगी। एक रूट पर एक ही बस चलेगी। इसके अलावा आउटसोर्सिंग निगम का अनुमोदन दिया गया है। सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। योगी कैबिनेट में पास हुए प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड का गठन। लखनऊ और कानपुर में ई बस सेवा का संचालन। इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति 2025, निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30 को मंजूरी। पैतृक संपत्ति रजिस्ट्री शुल्क में कमी। स्वामी सुखदेवानंद विश्वविद्यालय की स्थापना। समेकित क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना। स्टाम्प विभाग को सरकारी विभाग घोषित करना। राजधानी लखनऊ में योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की बैठक में यूपी आउटसोर्सिंग सेवा निगम के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। प्रस्ताव के अनुसार जैम पोर्टल के जरिए सर्विस प्रोवाइडर रखे जाएंगे। न्यूनतम वेतनमान 16,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक होगा। एजेंसी की नियुक्ति 3 वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी। निगम के गठन के बाद आउटसोर्स कर्मचारी की सैलरी सीधे कर्मचारियों के खाते में जाएगी। यूपी आउटसोर्सिंग सेवा निगम के गठन के बाद आउटसोर्स कर्मचारियों को महीने में 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच सैलरी दी जाएगी। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने यह बताया कि आउटसोर्स के माध्यम से की जाने वाली भर्तियों में आरक्षण का भी प्रावधान किया जाएगा, जिसमें SC, ST, महिला, दिव्यांग सभी का आरक्षण होगा। निगम के तहत आउटसोर्स कर्मियों को 1 महीने में 26 दिन की सेवा देनी होगी। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अंतर्गत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी नॉन प्रॉफिटेबल का जो गठन किया गया है, उसी के तहत उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों तथा संस्थाओं में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्मिकों की सेवाएं जो दी जा रही हैं, उसको बेहतर बनाने के लिए आज मंत्रिपरिषद के समक्ष एक प्रस्ताव आया है। इसमें विशेष बात यह है कि नियमित पदों के अगेंस्ट इसमें आउटसोर्स या संविदा पर नहीं दिए जाएंगे। साथ ही साथ जो निगम है वो जेम पोर्टल के माध्यम से सर्विस प्रोवाइडर तय करेंगे, एजेंसीज तय करेंगे, और इन लोगों का जो मानदेय है वो 16,000 से 20,000 रुपए तक होगा। साथ ही साथ यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है, 3 वर्ष के लिए इनको सेवा का अवसर मिलेगा, और किसी प्रकार की अनियमितता पाई अगर जाती है तो विभाग की संस्तुति पर जो एजेंसी है निगम के भी संज्ञान में लाकर उसकी सेवाओं को समाप्त किया जा सकता है। नियुक्ति की अवधि 3 वर्ष होगी, और मैं समझता हूं कि अभी तक के जो आउटसोर्सिंग के लोग
जो तरह तरह की बातें चल रही थी और काफी दिनों से इस बात की प्रतीक्षा थी, उसमें उन लोगों को विशेष रूप से सुविधा मिलेगी। इन लोगों को 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक इनका वेतन मिल जाएगा और जितने भी जो प्रोविडेंट फंड का जो प्रोविजन है, ESI का है, वो सब कुछ इनके खाते में ही जाएगा जो उस कार्मिक होगा, अर्थात जो किसी न किसी रूप में सेवारत होगा उसी के उसमें जाएगा। अभी तक क्या होता था कि यह सर्विस प्रोवाइडर के खाते में जाता था और तमाम तरीके की शिकायतें इस बात की मिलती थी कि सर्विस प्रोवाइडर ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो उनको तमाम शिकायतों को किसी भी तरीके से न आए और हर तरह से एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत इन लोगों को सेवा का अवसर मिले। और चूंकि अभी तक सरकार तो देती थी पैसा, लेकिन इन लोगों को यह भी शिकायत मिलती थी कि इन लोगों को पूरा पैसा जितना सरकार देती है उतना नहीं मिल पाता। इसलिए हर तरह से इसमें एक पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाने का प्रयास किया गया। साथ साथ आरक्षण का भी प्राविधान किया गया। इसमें SC, ST, OBC, भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, दिव्यांगजन, महिला आरक्षण का प्राविधान भी इसमें किया गया है। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने यह भी बताया कि आउटसोर्स निगम के माध्यम से चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा के अलावा मौखिक साक्षात्कार भी होगा। बैठक में एक अहम फैसले के तहत नई बसें खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। आपको मैं भी बता दूं कि वर्तमान में 15 नगर निगमों में 743 ई बसों का संचालन हो रहा है और ये जो बसें बनेगी कुल कानपुर में 10 रूट और लखनऊ में 10 रूट, इस प्रकार 20 रूट पे ये बसें चलेगी। ई बसें होंगी सारी की सारी। इसमें एक बस पर लगभग जो है एक बस की कीमत लगभग 10 करोड़ के आसपास आएगी और थोड़ा उनकी जो चार्जिंग वगैरह की व्यवस्था है उस पर किया जाएगा। ये 12 वर्ष के लिए हम लोग ये कॉन्ट्रैक्ट उन प्राइवेट ऑपरेटर्स के साथ करेंगे। उनका जो भाड़ा है वो तय करने का अधिकार सरकार अपने पास सुरक्षित रखती है और बाकी उनको लाइसेंस दिया जाएगा जिसके चलते वो कर लेंगे। आपकी जानकारी के लिए 4 बाग से 12, लखनऊ की अगर बात किया जाए तो 4 बाग से बाराबंकी, कामता से एयरपोर्ट, बालागंज से मोहनलालगंज, बालागंज से विराजखंड, घंटाघर से माल थाना, स्कूटर इंडिया से इंजीनियरिंग कॉलेज, 4 बाग से देवा, 4 बाग से कुर्सी, दुबग्गा से गंगागंज और घंटाघर से संडीला। ये लखनऊ के 10 रूट अभी चिन्हित किए गए हैं। इसमें घटाया बढ़ाया भी। बसों की संख्या हर रूट पे 10-10 बस के हिसाब से एक हाँ जी अभी एक से है, लेकिन उनको बढ़ाया भी जा सकता है। नए प्रस्ताव के तहत लखनऊ और कानपुर के लिए 100 नई ई बसें खरीदी जाएंगी ताकि दोनों बड़े शहरों में परिवहन सुविधा बेहतर हो सके। इसके अलावा यूपी की नई निर्यात नीति को भी कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिली है। 5 साल के लिए बनाई गई नई निर्यात नीति में अमेरिका टैरिफ वार को देखते हुए उत्तर प्रदेश के निर्यातकों और व्यापारियों के लिए खास छूट का प्रावधान रखा गया है। योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में पैतृक संपत्ति की रजिस्ट्री पर भी बड़ा फैसला हुआ है। पैतृक संपत्ति की रजिस्ट्री पर 5,000 के शुल्क पर किए जाने का प्रस्ताव पास हुआ है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी को मंजूरी मिली है। इस पॉलिसी का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के रूप में विकसित करना है। संबल की न्यायिक रिपोर्ट भी कैबिनेट की मीटिंग में पेश की गई है। वित्त मंत्री ने बताया कि नई व्यवस्था में संवैधानिक प्रावधानों के तहत SC, ST, OBC, EWS, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक और महिलाओं के नियमानुसार आरक्षण मिलेगा। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति 2025, ये खास तौर से हमारा जो एक्सपोर्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के अभी तक घटक जितने भी हम अभी तक बनाते हैं, जो कुछ भी इक्विपमेंट्स बनाते हैं, ज्यादातर इक्विपमेंट्स हम असेंबल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। बाकी चीजें बाहर से आती हैं, असेंबल हम लोग करते हैं। जैसे PCB, मोबाइल फोन पर जो कैमरा वगैरह लगता है उसको भी, डिस्प्ले यूनिट, इस प्रकार के जो यूनिट हम बाहर से खास ला के यहाँ पर असेंबल करते हैं,
मोबाइल में या लैपटॉप में, उसको हम स्वयं निर्मित करेंगे। इस प्रकार की नीति हमारी सरकार लेकर आई है और मैं समझता हूं कि ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक पूरे सिस्टम को बहुत ज्यादा अपलिफ्ट करेगी। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में हुई कैबिनेट बैठक में जो प्रस्ताव पास हुए हैं उनसे दोनों प्रदेशों के विकास को गति मिलेगी और दोनों प्रदेशों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। हालांकि देखना होगा होते हैं। फिलहाल के लिए कैबिनेट एनालिसिस में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।